200 तो ज्वाइनिंग चार्जेस हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप एक मैच खेलते हो तो 50 रुपीज़, 2 मैच खेलते हो तो 50-50 करके 100। इसका आउटपुट क्या आएगा? 11। ये हमारा इनपुट है कि अगर हमें ये इक्वेशन दे रखी है तो हमने ये इनपुट किया और हमारा उसका आउटपुट यानी कि रिजल्ट, ये एक पॉलिनोमियल है। बिल्कुल है, क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? पॉलिनोमियल की कंडीशन है जो भी वेरिएबल होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मैं लेकर आई हूँ, 9th का अपना सेकेंड चैप्टर चल रहा है, उसका 2.1 एक्सरसाइज और बेसिक हो गया था। तो 2.1 एक्सरसाइज के आगे जो आपका 25 पेज नंबर आता है, उस पर एग्जाम्पल 4, 5 और 6 आती है, उसको आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स बनने वाली है और उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि यहाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस ढंग से समझाना चाह रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल किस तरह से बनती है और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, वो सारा मैं आज बताने वाली हूँ। और लास्ट में ये आपको इनपुट आउटपुट का जो सिस्टम है वो भी बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद डेफिनेटली 2.2 एक्सरसाइज का वीडियो आएगा। तो अभी करते हैं स्टार्ट। तो क्या है, जो फोर्थ एग्जांपल है, क्या बोला गया था? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है, आई एम श्योर सबको पता होगा, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। वो कोऑर्डिनेटर जिसकी फोर की फोर साइड इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, हमें पता है ये होता है स्क्वायर, ठीक है। वो एक पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल सब होता है। तो स्क्वायर यानी जिसकी सारी साइड इक्वल है, ठीक है। और इसका अगर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात की गई है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होता है? हमें पता है कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर हम इसकी मतलब मान लो मैंने इसकी साइड ए ले ली, सारी साइड इक्वल है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 1 2 3 4 यानी 4a हो गया। या इसे हम 4 इंटू साइड लिख दें तो भी हमारा इसका यही आंसर आता है। और यही हम फॉर्मूला यूज करते हैं स्क्वायर के पेरीमीटर के लिए, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अगर उसकी साइड x है तो, अगर x है तो अगर साइड x दे रखी है, x सेंटीमीटर या x मीटर दे रखी है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड यानी 4x हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि अगर उसकी साइड x है तो उसका पेरीमीटर इज 4x, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? 4x होगा, ठीक है। अब ये जो 4x है ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? पॉलिनोमियल की कंडीशन है जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। ये मैंने अपने बेसिक के वीडियो में अच्छे से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं कि उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर होगी। होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 कुछ ऐसी पावर होनी चाहिए, और वो यहाँ पे है। देखो सबसे पहले तो वेरिएबल क्या होता है? जो चेंजेबल हो, यानी कि जो भी अल्फाबेट होता है वो चेंजेबल होता है, उसे हम चेंज करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, तो इसलिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपके जो उसकी पावर है, अब उसकी कोई पावर नहीं दे रखी, दैट मीन 1 है, तो इसका मतलब एक होल नंबर है, तो ये एक पोलिनोमियल है। सबसे पहली चीज ये एक पोलिनोमियल है। अब क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1, ठीक है। और जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होती है? वो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर। तो ये क्या हो गई? एक लीनियर पोलिनोमियल हो गई। तो ये क्या हो गई? एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और ये एक पॉलिनोमियल की कंडीशन को कंप्लीट करती है। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगी जिसमें आपका वेरिएबल क्या दे रखा है? x, यानी x को हम चेंज कर सकते हैं। और वहीं आगे आपको दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, यानी कि आपको x की वैल्यूज चेंज कर सकते हो। अगर आप x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1 यानी कि 4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर लेते हैं तो पेरीमीटर 4 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेंज किया, x चेंज किया, आंसर चेंज हुआ, x चेंज किया, आंसर चेंज हुआ। इसी तरह 2 सेंटीमीटर लोगे तो इसका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर? और यही चीज यहाँ पे वो समझाना चाह रहे हैं कि अगर x एक साइड है, उसका अगर स्क्वायर का पेरीमीटर 4x आ जाता है तो हम ये वैल्यूज पुट करके उसे बार बार चेंज कर सकते हैं, और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ? ओके, चले नेक्स्ट सम पे। ओके, तो ये नेक्स्ट सम में क्या बताना चाह रहे हैं? नेक्स्ट सम में बताना चाह रहे हैं चेस चार्जेस
ज्वाइनिंग फीस, यानी कि कोई चेस का, जैसे मान लो कोई क्लब है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जहाँ पे चेस खेली जाती है, चेस के मैचेस होते हैं, वहाँ पे वो लोग उसे ज्वाइन करने की ज्वाइनिंग फीस जो है वो फिक्स फीस ले रहे हैं 200 रुपीज़, ठीक है, प्लस 50 रुपीज़ फॉर एवरी मैच। 200 तो ज्वाइनिंग चार्जेस हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप एक मैच खेलते हो तो 50 रुपीज़, 2 मैच खेलते हो तो 50-50 करके 100 रुपीज़। इस तरह से इसके मतलब मैचेस के हिसाब से पर मैच के 50 रुपीज़ के हिसाब से उसके रुपीज़ लिए जा रहे हैं। यानी अगर एक मैच है तो क्या आ जाएगा 50 रुपीज़, अगर एक मैच है तो 50 रुपीज़, अगर 2 मैच है तो 50 प्लस 50, मतलब फर्स्ट के लिए भी 50, सेकेंड के लिए भी 50, तो 100 रुपीज़। इस तरह से 3 मैच है तो 150, इस तरह से उसके चार्जेस लग रहे हैं। और वही चार्जेस हमें यहाँ पे दे रखे हैं कि फर्स्ट है तो 250, यानी 200, मतलब ज्वाइनिंग फीस 200 तो उसे देनी ही देनी है, प्लस क्योंकि एक मैच खेला है तो 50 रुपीज़ करके 250 हो जाएगा। और अगर उसने 2 मैच खेले हैं तो ज्वाइनिंग 200 के साथ उसे 100 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे, यानी कि उसे 300 रुपीज़ है। इसी तरह मैचेस के हिसाब से बढ़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो m नंबर ऑफ मैचेस खेलता है तो उसे कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल देखो, सिंपल सी बात है कि अगर वो मान लो 3 मैच खेलता है तो 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि ये 150 हो जाएगा। या हम इसे 3 इंटू 50 भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। 3 मैचेस, एक मैच का 50 है तो 3 मैचेस के कितने, यूनिटरी मेथड लग गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो m मैचेस खेल रहा है तो m मैचेस के लिए उसे m इंटू 50, यानी कि 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे m मैचेस खेलने के लिए। और इसके साथ प्लस में इसे देने पड़ेंगे ज्वाइनिंग चार्जेस, यानी कि 200। तो यानी कि अगर वो m मैच खेलता है तो उसे इतने रुपीज़ यहाँ पे करने पड़ेंगे। ये भी अगेन एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें m की डिग्री 1 है, एक वेरिएबल दे रखा है, और पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, ठीक है, उसकी डिग्री 1 है। तो आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल बनी है कि पर मैच के हिसाब से अलग रुपीज़ है और फिक्स्ड चार्जेस, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो ये वेरिएबल हो गया, ये वेरिएबल का कोफिशिएंट m का कोफिशिएंट हो गया, और ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 200 चेंज नहीं हो रही, 200 एज इट इज ही चल रही है, चाहे वो एक मैच खेले, चाहे वो 10 खेले, चाहे वो 20 खेले, 200 सेम है, ठीक है। चेंज कौन सी हो रही है, 50, तो 200 क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, प्लेयर पेड 750 रुपीज। एक प्लेयर है, ठीक है, उसने टोटल उसे मैचेस के 750 रुपीज उसने पे किए हैं टोटल। अब वो कह रहे हैं कि उसने कितने मैच खेले होंगे कि जो उसे इतने रुपीज देने पड़े। अब हमें पता है कि हमने जिस तरह से m माना है, मान लो लेट उसने x नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं, तो उसकी इक्वेशन तो इसी टाइप की बनेगी कि 50x मैचेस के लिए और 200 उसने वो दिए, और टोटल मिला के उसे देने पड़े 250 रुपीज। तो ये एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, ये लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मैचेस, और नंबर ऑफ मैचेस क्या है, x। अगर नंबर ऑफ मैचेस x है तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पहले 200 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 50x इज इक्वल टू 750 माइनस 200, ये आ जाएगा 550। अब ये 50 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 काट दी, 55 को काटा तो 11, यानी कि उसने 11 मैचेस खेले हैं जिसके कारण उसे 750 रुपीज पे करने पड़े हैं। क्लियरली समझ आया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे थर्ड सम की तरफ। तो थर्ड के अंदर क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 64, कि दो नंबर हमें दे रखे हैं, उनका सम 64 है। तो मान लिया हमने वो दो नंबर जो है वो a और b है, अब इनका सम हमें 64 दे रखा है, ठीक है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, कोई एक नंबर दूसरे से 10 ज्यादा है। जैसे हमने ले लिया 20 प्लस 30, तो 30 जो है वो उसे अगर हम ऐसा लें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 10, ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैंने मान लो b को ले लिया जो a से 10 ज्यादा है, तो b क्या होगा, यहाँ पे देखो b ज्यादा है, b 30 और ये 20 है, तो 30 इधर आया तो b इधर आ गया, और a यहाँ पे तो a प्लस 10,
यानी बी की वैल्यू क्या आ गई a प्लस 10। अब अगर हम इन दोनों को यहाँ पे पुटअप कर दें, मतलब a को तो हम a ही ले लेते हैं, लेकिन b की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, a प्लस 10 इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब 1a एंड 1a ये हो जाएगा 2a। ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से इक्वेशन बन गई, 2a प्लस 10 इज इक्वल टू 64, एक लीनियर इक्वेशन बन गई जो कि इक्वलाइज हो रहा है, तो इक्वेशन बन गई। व्हाट आर द टू नंबर्स, तो डायरेक्टली हम यहाँ से टू नंबर्स यानी हमें a की वैल्यू निकल जाएगी तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। 10 को पहले हम उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 64 माइनस 10 ये आ जाएगा 54, और a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 27। a की वैल्यू 27 आ गई तो b की वैल्यू डेफिनेटली 27 प्लस 10 यानी कि 37। ठीक है, तो ये दो हमारे पास नंबर आ गए हैं। सिंपली हमने लीनियर इक्वेशन बनाई और उसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसे अगर हम इनपुट आउटपुट के डायग्राम से समझें तो देखो क्या है कि यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3, ये ली। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं। अब 2x प्लस 3 एक इक्वेशन है। अभी जो मैंने बताया था कि वेरिएबल यानी चेंजेबल होता है, यानी उसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसमें इनपुट करूँ x की वैल्यू, मान लो मैंने 4 पुट कर दी, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 करके ये आ जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा 11। ये हमारा इनपुट है कि अगर हमें ये इक्वेशन दे रखी है तो हमने ये इनपुट किया और हमारा उसका आउटपुट यानी कि रिजल्ट क्या आया, वो 11 आया है। ठीक है, तो मतलब अगर आप एक कोई भी आप अगर लैपटॉप वगैरह किसी पे काम करते हो, किसी भी मशीन पे, तो आप क्या करोगे, मतलब कुछ इनपुट डालोगे, उसका आपको आउटपुट मिलेगा। तो यही चीज़ हो रही है कि आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन है, वहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू जो आप पुट करते हो दैट इज द इनपुट, वो आप इनपुट करते हो। उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या है, वो हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो ये है आपका इनपुट और आउटपुट का कंसेप्ट जो कि आपकी बुक में दे रखा है, जिसे देखकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। ठीक है, और आज हमने ये कुछ एग्जाम्पल समझी हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड की है। अब इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ 9th का, उसमें 9th की 2.2 जो एक्सरसाइज है उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिल्कुल अच्छे से, और मैथ को हम बनाने वाले हैं इजी। तो आज के लिए हम करते हैं बाय बाय।